हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट, यानी किसी इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ की मदद से। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने अज्यूम किया है कि कोई कंसीडर ए इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट प्लेस्ड इन बाई जेड प्लेन। कोई इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट है जो बाई जेड प्लेन में रखी हुई है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लेन ऑफ द शीट, यानी किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और पी का डिस्टेंस है बेटा शीट के प्लेन से आर डिस्टेंस पर। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए बेटा, ये इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है। ये अभी इसके एंड आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, पर आप ये समझ के चलिए इनफाइनाइटली, इसका ना ये एंड है, ये एंड है, कोई भी एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट लार्ज है। ठीक है, पर डायग्राम को सुंदर दिखाने वगैरह के लिए कर दिया, नहीं तो अच्छा डायग्राम नहीं बनता। तो बहुत बड़ी प्लेन शीट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये बेटा बाई जेड, ये किस प्लेन में रखी है बेटा? बाई जेड प्लेन। ये किस में रखी हुई है? बाई जेड। ऐसे समझिए कि ये कोई प्लेन शीट है आपकी, ठीक है, कुछ ऐसे रखी है बाई जेड। ये वाली एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऊपर वाली बाई और ये वाली जेड। ये इस तरीके से रखी। ये 3D व्यू में थोड़ी मैंने ऐसे दिखाई, तो आप कैसे इमेज करके चलेंगे ऐसे। ये इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट है। तो बेटा गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते थे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऐसे समझिए कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही यूनिफॉर्म होगा और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर यूनिफॉर्म होगा। यानी इस साइड एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस में प्लस एक्सिस की साइड और माइनस एक्स एक्सिस पर माइनस एक्स एक्सिस की साइड, और दोनों तरफ यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बेटा उस पैटर्न का है। अगर आपने एग्जाम्पल मैंने कराया है आपको 1.12 सेम, बिल्कुल ये एग्जाम्पल लिया ही इसलिए गया था कि आपको ये वाला डेरिवेशन इजीली समझ आ जाए। तो आप देखते जाइए, एग्जाम्पल 1.12 को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर यूनिफॉर्म और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर यूनिफॉर्म। यानी यूं समझिए कि अगर ये प्लेन शीट ऐसे रखी थी तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव एक्स, और पीछे वाली शीट की वजह से भी ये और ये प्लेन है। इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? ऐसे, इस प्लेन का नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल, तो ये बेटा प्लेन के नॉर्मल है। ये इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट के प्लेन के नॉर्मल है, तो हमने इसको नाम दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ शीट। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस शीट के प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है, और इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ साइड्स लिख देता हूं, इन बोथ साइड, बोथ प्लेन्स ऐसे लिख देता हूं, बोथ प्लेन्स, दोनों प्लेन, इसके आगे से भी और पीछे वाले प्लेन से, आगे वाले प्लेन से इधर, पीछे वाले प्लेन से इधर। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो है वो एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सेकंड स्टेप थी हमें अब एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो नॉर्मल हो या पैरेलल हो, मेनली नॉर्मल। तो देखिए बेटा, ऐसी हमें जो भी सरफेस चॉइस करनी होगी उसके लिए हमें वाई और जेड प्लेन वाली डायरेक्शन या प्लेन के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाई और जेड में जा ही नहीं रही, तो वाई और जेड में जो भी प्लेन होगा उसे क्रॉस नहीं करेंगे, वाई और जेड वाली को क्रॉस। तो इसके लिए जो हमें सोचना है वो
एक्स डायरेक्शन वाले में देखना है कि ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो उस तरफ जो भी गॉसियन सरफेस लेंगे वो नॉर्मल आनी चाहिए इसके। तो बेटा इसके ऊपर कई सारी गॉसियन सरफेस बन सकती हैं, जैसे सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड हैं, ये सब बेटा ये तीनों में से कोई भी आप मान सकते एज्यूम कर सकते हैं गॉसियन सरफेस। पर मैं सिलेंडर एज्यूम करके यहाँ पर करूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले इनफाइनाइटली लार्ज लॉन्ग वायर की वजह में भी आप सिलेंडर एज्यूम किया था, तो यहाँ भी एज्यूम सिलेंडर इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आपको याद रहे एग्जाम टाइम में कि इन दोनों डेरिवेशन के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बोर्ड एग्जाम में ये दोनों ही में से कोई भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा और उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कंडीशन थी मैंने बताया नॉर्मल और पैरेलल वही होगी। देखिएगा बेटा, मान लीजिए हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये कोई पॉइंट P है, सपोज ये P पॉइंट है, यहाँ मान लिया, कहीं भी मान सकते थे। इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस R है, इस पॉइंट की प्लेन शीट से डिस्टेंस कितनी है R, यहाँ से ये प्लेन शीट है R डिस्टेंस पर ये रखा है। तो हमें जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है, मैं क्या मान रहा हूँ सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ जो कि P से पास करेगी। जो कहां से पास करेगी बेटा, P से जरूर पास करेगी। जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस मस्ट बी पास। तो पहले मैं ये हमारी गॉसियन सरफेस सिलेंडर का। तो सबसे पहले मैं इस बात को लिख देता हूं, इमेजिन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P। ये पॉइंट P से पास करती हुई, इसकी लेंथ की वैसे जरूरत नहीं है, पर इसकी आप लेंथ समझ जाएंगे 2r। टोटल लेंथ कितनी होगी 2r, इसकी आप जरूरत पड़ेगी नहीं, पर है 2r। सिलेंडर ये P पॉइंट से पास करेगा, तो इस तरफ r इस तरफ r, टोटल लेंथ होगी इसकी 2r। देखिएगा बेटा, थर्ड स्टेप थी हमारे, दो स्टेप क्लियर हो गए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेन के नॉर्मल इन बोथ साइड, दोनों साइडों में प्लेन के नॉर्मल है। और क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है प्लस सिग्मा, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो ये आउटवर्ड है, अगर ये नेगेटिव होती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बस इनवर्ड होता और कुछ चेंज नहीं आता। तो हमने इस पर अब एक गॉसियन सरफेस कैसी एज्यूम की है, सिलेंड्रिकल। इस सिलेंड्रिकल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लैट सरफेस पर नॉर्मल होंगे और कर्व सरफेस के पैरेलल होंगे। देखिएगा अभी एक एक करके, आप ये एग्जांपल देख सकते होंगे, इसमें बिल्कुल सेम यही इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न यही है और सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स पूछा है उसमें, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, ये हमारी है कर्व सरफेस, ये कौन सी हमारी कर्व सरफेस, सिलेंडर की कर्व सरफेस। इसको नाम दे देता हूं बेटा फर्स्ट फ्लैट, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस हो गई, और ये हो गई बेटा हमारी सेकंड फ्लैट सरफेस। चलिए अब हमें क्या पास करना है, हमें इस सिलेंडर या गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग टू इक्वेशंस, वन इज फ्रॉम गॉस लॉ और अदर वन बाय E डॉट S। हमें E डॉट S और गॉस लॉ से इसमें से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले इस सिलेंडर की तीन सरफेसेस हैं, एक कर्व सरफेस, एक फ्लैट सरफेस, एक सेकंड फ्लैट सरफेस। तो इन तीनों सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स
फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। पहले हम कर्व सरफेस से फ्लक्स की बात करें तो इस फ्लक्स को दे देते हैं फाई ई कर्व, फाई ई कर्व। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस या समेशन ई एस कॉस थीटा। चलिए अब थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस। तो देखिए बेटा इस पर कोई भी एरिया एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ एरिया एलिमेंट ले लीजिए कोई छोटा सा, ये एरिया एलिमेंट ले लीजिए इसके सरफेस पर, यहाँ ले लीजिए। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, ऐसे ऊपर की। अगर इस वाले की बात करें तो कर्व सरफेस पर, अगर नीचे ये कहीं होता तो ये एरिया वेक्टर कैसा होता, ऐसे होना। ये कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर का गोसाइन सरफेस ऐसे अरेंज करें। इस ये कोई प्लेन शीट थी, प्लेन शीट से पार होती हुई ये गॉसियन सरफेस। अब हमें मालूम है इस गॉसियन सरफेस की अगर ऊपर के पॉइंटों की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। नीचे के पॉइंटों की बात की जाए तो नीचे नीचे नीचे। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहे हैं, 90। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, ई कितना एंगल बनाया, 90। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऐसे, फिर कितना एंगल बना, 90। अगर यहाँ भी कोई बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऐसे, तो एंगल बनाया 90, ठीक है। और भी सरफेस देख लेते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो इलेक्ट्रिक में ये एरिया वेक्टर किधर होता, ऐसे, है? अगर एरिया वेक्टर आपकी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ऐसे एरिया में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर, तो भी क्या बनता, 90। अगर इस पॉइंट की बात करते तो एरिया वेक्टर ऊपर होता तो भी 90। तो इसके किसी भी पॉइंट पर, कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ई और एस के बीच का एंगल 90 होगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस is 90 for all points on curved surface। कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पर E और S के बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, इस सरफेस से वैसे भी कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, जो भी फ्लक्स होगा इसको ऊपर से या अंदर से निकल जाएगा, इस कर्व सरफेस से पास नहीं करेगा, फ्लैट से करेगा, अभी देखेंगे। तो बेटा इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं किया। तो इसे लिखने का तरीका है फाई ई कर्व बराबर समेशन ई एस कॉस ई एस कॉस ई डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री। तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं किया, ये बात खत्म। इस इक्वेशन फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस इज 0, पहली बात खत्म। अब हम निकालते हैं फ्लैट सरफेस से फ्लक्स, फ्लैट सरफेस से फ्लक्स। ध्यान देता हूं, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फ्लैट सरफेस, फर्स्ट फ्लैट से सरफेस से फ्लक्स, तो फाई ई फ्लैट, फर्स्ट फ्लैट, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट फ्लैट, ओके बेटा। ये होगा बेटा समेशन ई डॉट डेल्टा एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा। चलिए
अब कर्व सरफेस के लिए बात करें तो कर्व सरफेस ये वो सॉरी फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस ये वाली है बेटा, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस। तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस ये फ्लैट सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बाहर ऐसे आउटवर्ड, नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड, तो ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है इधर ही, ये भी एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 0। द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस एट ऑल पॉइंट्स ऑन फ्लैट सरफेस इज 0। ठीक है, तो इस बात को लिख देता हूं, द एंगल इसको यहां से है तो आप दिखा दीजिए, ये डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस किधर होगा इसी डायरेक्शन किसी, ये डेल्टा एस, और ई भी किधर है इसी डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो यहां लिख देता हूं, द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस is 0 degree at all points on first flat surface। ठीक है, यहाँ थीटा बराबर क्या होगा 0, तो इस फॉर्मूले में रख दें, तो फाई ई फर्स्ट फ्लैट बराबर ई डेल्टा एस कॉस 0। चलिए देखिए, इस फ्लैट सरफेस के यहां से ऐसे रखी थी, इस फ्लैट सरफेस के जितने भी पॉइंट होगा सबका डिस्टेंस इसके सेंटर से सेम है, सारे पॉइंटों का। तो इस पॉइंट से यहां पर सेंटर से इस तक का डिस्टेंस सेम है सभी पॉइंटों का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस पर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा सभी पॉइंटों का। दूसरा एंगल 0। तो बेटा अगर E कांस्टेंट है पूरी सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर, यहां से इस सरफेस का पूरी का सभी पॉइंटों का डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां से यहां सभी पॉइंटों का, तो यहां से समेशन से हम बाहर निकाल सकते हैं E cos 0 डिग्री, और ये हो गया समेशन डेल्टा S। तो ये हो जाएगा बेटा cos 0 1, समेशन डेल्टा एस होता है बेटा समेशन डेल्टा एस, क्योंकि समेशन डेल्टा एस बराबर होगा बेटा इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आर की जगह क्या मान लेता हूँ, आर ये डिस्टेंस ले रखी है, तो इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, इस फ्लैट सरफेस आज के रेडियस आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसके सारे डेल्टा एस ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। यहाँ लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। तो ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। ये इतना फ्लक्स पास करेगा फर्स्ट फ्लैट सरफेस, कितना फ्लक्स पास करेगा बेटा हमारा फर्स्ट फ्लैट सरफेस। इसको नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को 1 दिया था, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए बेटा अब हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू सेकंड फ्लैट सरफेस। फ्लक्स थ्रू सेकंड फ्लैट सरफेस लिख देता हूं बेटा इस बात को, फ्लक्स थ्रू सेकंड फ्लैट सरफेस।
तो बेटा इसको डिनोट कर देते हैं फाई ई सेकेंड फ्लैट बेटा सेम ई डॉट डेल्टा एस, तो ये होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अभी हम कॉस थीटा करेंगे। चलिए इसके लिए थीटा भी वही रहना, देखो बेटा ये है सेकंड फ्लैट से ऐसे जी, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा ऐसे आउटवर्ड, कभी अंदर नहीं होता आउटवर्ड। तो जैसे यहाँ पर कोई एरिया वेक्टर, यहाँ कोई स्मॉल एरिया डेल्टा एस ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा ऐसे डेल्टा एस आउटवर्ड सारे पॉइंटों का। तो यहाँ पर ई किधर है, ई भी इस साइड है नेगेटिव एक्स की तरफ, और डेल्टा एस भी नेगेटिव। ऐसे समझिए ये क्या था ई माइनस आई कैप, और ये क्या था E1 ई आई कैप ऐसे, ये ई आई कैप मीन दोनों माइनस आई में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस आई की तरफ और डेल्टा एस भी। तो यहाँ एंगल कितना होगा 0, सेम यही बात। तो इसी बात को आप फिर से यहाँ लिख सकते हैं, इसी बात को आप फिर से यहाँ लिख सकते हैं, सेम वही बात। द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन सेकंड फ्लैट सरफेस। यहाँ बस फर्स्ट की जगह क्या कर देंगे आप सेकंड, तो मैं इस बात को कर देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाली बात लिखा दोनों के लिए ट्रू है। तो बेटा इससे कितना फ्लक्स पास किया, फाई ई सेकंड फ्लैट बराबर समेशन, और यहां से इसके सभी पॉइंटों का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो वो समेशन से बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इस पॉइंट के, इस सरफेस के सभी पॉइंटों पर सेम, तो ई बाहर आ गया cos 0, और अंदर क्या बचा समेशन डेल्टा एस। समेशन डेल्टा एस बराबर कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों फ्लैट सरफेस एक जैसी हैं, तो सरफेस एरिया दोनों फ्लैट सरफेस इसका सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर है, अगर इसकी सिलेंडर की रेडियस है आर। तो देखिएगा बेटा ये हो गया फाई ई सेकंड फ्लैट इक्वल टू ई cos 0 1, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये सेकंड फ्लैट से पास करें, इसको सी इक्वेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा हमें कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पासिंग मिला, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस 0 और फ्लैट सरफेस से यही दो। अब हमें नेट फ्लक्स चाहिए, तो नेट फ्लक्स थ्रू कंप्लीट सिलेंडर और गॉसियन सरफेस, एक ही बात है। सिलेंडर ही क्या है गॉसियन सरफेस, यही क्या है हमारी गॉसियन सरफेस, इस सिलेंडर को ही हमने गॉसियन सरफेस। तो बेटा नेट फ्लक्स थ्रू, अब बात आती है नेट फ्लक्स थ्रू कंप्लीट सिलेंडर या गॉसियन सरफेस कर देता हूं, गॉसियन सरफेस, ठीक है नेट फ्लक्स। तो सारे फ्लक्स ऐड हो जाएंगे बाय इक्वेशन ए बी एंड सी। ये 0 है, ऐसे लिख दीजिए इसे नेट फ्लक्स, ब्लैक पेन से लिखता हूं फाई ई नेट इक्वल टू फाई ई कर्व, फाई ई फर्स्ट फ्लैट प्लस फाई ई सेकेंड फ्लैट। तो कर्व है 0, कर्व का 0, ये हो गया ई पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 2e पाई आर स्क्वायर, फाई ई नेट, यानी इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना आ गया 2e पाई आर स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ये हो गया अपनी इक्वेशन 1। नाउ इसी फ्लक्स को हम बाय यूजिंग गॉस लॉ निकालते हैं, इसी फ्लक्स को बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो बाय यूजिंग
गॉस लॉ, गॉस इज लॉ, फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, पूरा लिख दिया। तो बेटा गॉस लॉ होता है फाई ई नेट इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन इनसाइड। देखिए ये जो सिलेंडर इसमें से पास किया था, ये इस सिलेंडर ने कितना हिस्सा इस सीट का ले रखा होगा, तो ऐसे समझिए बेटा, ये ऐसे, ये इतना हिस्सा सीट का, इतना ही सीट का हिस्सा इस सिलेंडर ने कवर कर रखा होगा, ऐसे समझिए। ये प्लेन सीट ऐसे, इसमें से हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम की, गॉसियन सरफेस हमने कैसे एज्यूम की ऐसे, इसमें से पास होते हुए ऐसे एक गॉसियन सरफेस, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस सिलेंड्रिकल सरफेस का फ्लैट फेस, फ्लक्स कैसे जा रहा था ऐसे, तो इस फेस से निकला, इस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किया। कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं किया, क्योंकि एरिया वेक्टर हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 एंगल बनाता है। अब बात आती है कि इस गॉसियन सरफेस ने इस सीट का कितना एरिया अपने अंदर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है, यहां पर देखिएगा बेटा, Q बराबर होता है बेटा सिग्मा इंटू एस, Q बराबर होता है सिग्मा इंटू एस, ये इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है। अगर हमें ये मिल जाए कि इस सीट का कितना है, जितना एरिया इस सिलेंडर के अंदर होगा, तो हम उस एरिया का चार्ज पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी में इंटू कर देंगे, हमें टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस निकल जाएगा। तो हमें मालूम है बेटा, ये एरिया जो इसके अंदर गया है, ये जो एरिया है, ये पाई आर स्क्वायर इंटू है, ये एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, जो फ्लैट सरफेस का, जो फ्लैट का एरिया था वही एरिया ये वाला है, तो सिलेंडर इसके ऐसे था। तो बेटा यहाँ पर जो ये एस है, ये भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गई अपनी इक्वेशन, ये दोनों नेट फ्लक्स हो गए, ये नेट फ्लक्स ए डॉट एस से निकाला और ये गॉस लॉ से। तो हमारा थर्ड लास्ट स्टेप क्या था, फोर्थ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो बेटा मैं यहां से थोड़ा सा रफ करूंगा, ठीक है, यहां से थोड़ा सा बाय जेड प्लेन में, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा दोबारा से सब चीज। तो बेटा देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 चाहिए अपना फाई ई नेट 2 ई पाई आर स्क्वायर, और बेटा गॉस लॉ से आया है सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। देखिए बेटा यहां से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर आ गया बेटा अपना, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट पी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन सी। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite plane sheet। ये रिजल्ट को याद रखना। इसमें एक अच्छी बात ये है बेटा कि दिस रिजल्ट नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इसमें बेटा जो ये पी पॉइंट तक का डिस्टेंस था आर, इसका कोई रोल नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सीट, यानी सीट से कितनी डेड डिस्टेंस पर है वो इस फॉर्मूले में नहीं है। इट मींस ये बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस।
इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि प्लेन शीट के नियर जितने भी पॉइंट होंगे, नियर के लिए बात होगी बेटा, ज्यादा दूरी के लिए नहीं होगी, इस प्लेन शीट के नियर पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, वो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगा। इस बात को मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, not depend on distance, therefore all points near sheet, ठीक है ना, infinitely sheet have same इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके नियर के सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसके आसपास। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा कि डिस्टेंस बढ़ी तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, है सब पर नियर के लिए, ज्यादा डिस्टेंस नहीं, जस्ट नियर के लिए। इसमें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे है देखिएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वेक्टर फॉर्म के लिए यहां मैंने एक लगा दिया यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर लगाने के बाद यहां पर हम लगा सकते हैं E। तो बेटा इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो तो हम पहले ही पैटर्न में देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सी। तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, R इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सी फॉर पॉजिटिव surface charge density outward and for negative surface charge density inward। बस इतनी बात लिखनी है। तो इस बात को लिख देता हूं, where R is a unit vector, R is a unit vector, R is a unit vector normal to plane of sheet for positive sigma outward and negative sigma inward, ठीक है ना, ये पूरी बात है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई आई कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। चलिए बेटा 2 मिनट में मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हमने सबसे पहले क्या किया था, ये प्लेन शीट थी जो कि वाई जेड प्लेन में ऐसे हैं, ये वाली डायमेंशन वाई में और ये वाली डायमेंशन जेड में। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इस तरीके एक्स डायरेक्शन में बनता है और दोनों साइडों से बनता है। इस प्लेन की वजह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और इस प्लेन की वजह से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और देखिएगा बेटा ऊपर और इधर इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता क्योंकि ये इनफाइनाइटली लार्ज है। अभी आपको इसके एंड दिखाई दे रहे हैं तो आप कह सकते हो सर ऊपर भी बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पर नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में बनता है। पर बेटा इसका एंड नहीं है, ये इनफाइनाइटली लार्ज है, तो इसका इधर कोई एंड नहीं है, ऊपर कोई एंड नहीं है, नीचे एंड नहीं है, किधर भी एंड नहीं है। सो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन positive x direction and negative x direction if this plane sheet is placed in yz plane। ओके, तो जिस प्लेन में भी रहेगी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनना था, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ शीट, इसको कहेंगे नॉर्मल टू प्लेन ऑफ शीट, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ऐसी सरफेस ली, ठीक, कि उस पर कुछ पार्ट में नॉर्मल हो कुछ पैरेलल हो। तो बेटा सिलेंड्रिकल सरफेस देखिएगा, इसकी फ्लैट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी थीटा बराबर क्या होगा 0। और देखिए बेटा ये कर्व सरफेस है, इसके ये पैरेलल रहेगी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो इसके कर्व सरफेस से 0 फ्लक्स पास किया और फ्लैट सरफेस से फ्लक्स पास किया, एंगल 0। तो ये दोनों फ्लैट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स था। हमने नेट फ्लक्स निकालने के लिए तीनों कर्व सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को ऐड कर दिया। तो तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास नेट फ्लक्स आता है।
फिर हमने गॉस लॉ से नेट फ्लक्स निकाला, तो गॉस लॉ होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, तो हमें मालूम है इतना पार्ट क्लोज हुआ, ये बराबर है, क्योंकि इस प्लेन शीट के अंदर ऐसे तो इनसाइड गया था, तो इस गॉसियन सरफेस में करीब इतना, तो ये सरफेस एरिया दोनों सेम है, ये पाई आर स्क्वायर था, तो ये भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर शीट का एरिया इसने अपने अंदर इनक्लोज किया गॉसियन सरफेस में, सो दैट एच बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। बाय इक्वेशन 1 और 2 जब इक्वेट की तो बाय 1 और 2 से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आ रही, इस P पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस R थी, तो ये I नहीं, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर सकता। तो प्लेन शीट के लिए सबसे अच्छा बात ये है कि प्लेन शीट के आसपास के सभी पॉइंटों पर, बहुत नियर पॉइंटों पर, दूर के लिए बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, तो मैंने यहाँ लिखा दी, देयरफॉर ऑल पॉइंट्स नियर शीट हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी नियर पॉइंटों पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया, यूनिट वेक्टर किधर होगा, यूनिट वेक्टर होगा प्लेन के नॉर्मल, और पॉजिटिव सिग्मा के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव सिग्मा के लिए इनवर्ड, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 1.24, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्यों क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें जब मैं कराऊंगा उसमें मैं सब बताऊंगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इनफाइनाइटली प्लेन शीट पर ही बेस्ड है। इसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.24, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए बेटा अभी अभी हमने इसका डेरिवेशन किया, तो इसका रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हमने अभी देखा किसी प्लेन लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नियर पॉइंटों पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिएगा बेटा अब हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है कि 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, यानी 2 लार्ज प्लेट है, ठीक है, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दोनों पैरेलल हैं और पास पास रखी हैं, ऑन देयर इनर फेसेस, उनके इनर फेसेस में। द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन की, एंड द मैग्नीट्यूड इज 17 into 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की दे रखी है, पर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ए पार्ट इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, बिटवीन द प्लेट। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट पर फोकस करते हैं, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो देखिए बेटा इन्होंने कहा है कि 2 प्लेन शीट रखी हैं जो क्लोज रखी हुई है, लार्ज प्लेन शीट है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट है। तो सपोज ये मान लीजिए अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो बेटा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा, यानी इस पर चार्ज होगा माइनस, ठीक है, कुछ चार्ज बना देता हूं, और इस पर चार्ज होगा प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज है और वो नेगेटिव, इसका प्लस, तो अपोजिट चार्ज डेंसिटी की मैं प्लेट मान, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है जिसे हम यूज कर लेंगे। अभी इन्होंने पूछा है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है तो इसका आउटर रीजन ये आउटर रीजन बाहर, तो बेटा इस रीजन के पर कोई पॉइंट ले लें। मैंने कहा ऊपर फॉर्मूला लिखा है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेन लार्ज प्लेन शीट के लिए इसके नियर के सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, मैंने कहा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट ये ले लिया, ये कोई P पॉइंट यहां पर निकालना है, ये कोई P पॉइंट ले लिया, चलिए P पॉइंट पर प्लस इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, हमें मालूम है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटवर्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटवर्ड। तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज किस डायरेक्शन में होगा ऐसे,
कितना होगा E1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन E को P पर, ये मैग्नीट्यूड होगा। अगर इसको वेक्टर तरीके से लिखना है तो वेक्टर तरीके से लिख लीजिए, ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस आई, क्या होगी माइनस आई। फर्स्ट प्लेट की वजह से आउटर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही रहेगा सभी पॉइंटों पर, कोई भी पॉइंट है, डायरेक्शन क्या रहेगी माइनस आई, ऐसे जाता हुआ, ठीक है, माइनस की वजह से। अब माइनस के लिए भी हमें मालूम है इसके सभी नियर पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही रहेगा, हैं, पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इनवर्ट इसकी तरफ। तो बेटा सेकंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर, हैं, यहाँ ये सेकंड प्लेट इधर, ये क्या होगा सेकंड प्लेट। अगर सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सेम, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए, अगर आप डायरेक्शन वे में लिखना चाहें तो ऐसे, इसकी डायरेक्शन होगी आई, ये आई डायरेक्शन उस डायरेक्शन, ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे जीरो, जब हमको ऐड किया जाए या टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर E1 प्लस E2, यहाँ आ जाएगा माइनस आई, आई क्या बाहर ले लेते, ठीक है, एक का माइनस आई है एक का आई तो बढ़ जाएंगे, तो बेटा क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप बराबर 0। तो बेटा आउटसाइड रीजन, प्लेटों के आउटसाइड रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। अगर दो प्लेटें ऐसी हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके आउटर रीजन, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, ये मान लीजिए कि पहला आंसर हो गया। सेकंड पूछा इन्होंने इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, तो सेकंड प्लेट ये है, इसका आउटर रीजन की बात कर लेते हैं। आउटर रीजन पर यहाँ कोई सपोज ये पॉइंट ले लेता P, ये कोई पॉइंट P की जगह कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, P की जगह पॉइंट ले लेता हूँ R, ये कोई R पॉइंट है, इस R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले नेगेटिव वाले की तरफ से सोच लेते हैं। तो नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होता है हमेशा, नेगेटिव क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, इसको नाम कर देते हैं E2, क्योंकि सेकंड प्लेट है तो E2, और मैग्नीट्यूड इतना ही है सिग्मा अपॉन 2 से, तो सभी नियर पॉइंटों पर सेम रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज नहीं होता। तो ये हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर तरीके से लिख लीजिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन क्या माइनस है, माइनस आई के, इसको वेक्टर लगा। अब इस आर पॉइंट पर इस प्लेट की वजह से, तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही होगा, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, तो इस पॉइंट पर, और प्लस की वजह से किधर होता है आउटवर्ड, बाहर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर, तो ये होगा बेटा E1, और इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन ना। अब डायरेक्शन नहीं लिखते, यहाँ पर प्लस माइनस लगाते तो भी काम चल जाता, मैग्नीट्यूड से भी हो जाता, मैंने वेक्टर तो लगा दिए। तो ये वेक्टर लगाया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है आई, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है आई के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 0, पर लिखने का तरीका लिख देते हैं ई नेट इक्वल टू E1 माइनस E2, है वेक्टर हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड है और यहाँ आएगा आई के, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ इसे, माइनस E1 प्लस E2, आई को मैं लिया, तो ये क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन,
आई कैप। तो ये आ गया बेटा 0। फिर से क्या आ गया 0। तो कंक्लूजन इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 outside the plates having opposite surface charge density। यानी अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली प्लेटों के आउटसाइड पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चाहे वो फर्स्ट प्लेट का आउटसाइड हो चाहे सेकंड प्लेट, तो दोनों पर 0। तो ये आपको हमेशा रिजल्ट याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड बोथ प्लेट्स इज 0 इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स इज अपोजिट। दोनों के अपोजिट चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या अपोजिट, इसको याद रखिएगा। ये रिजल्ट आगे यूज होने वाला है कैपेसिटर में, मैं बताऊंगा उसके बारे में। पहले कंप्लीट करते हैं। अब इनर रीजन थर्ड पूछा बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच। चलिए दोनों प्लेटों के बीच देख लेते हैं। सपोज दोनों प्लेटों के बीच ये कोई पॉइंट ले लीजिए, ये कोई पॉइंट ले लीजिए, थोड़ा ऊपर ले लीजिए, इसको नाम दे दिया एस, इसको नाम दे दिया एस, ये पी, ये आर, ये एस पॉइंट है। चलिए प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आउटवर्ड, बाहर की ओर, ऐसे उधर जाता हुआ। तो ये E1 कितना होगा बेटा, E1 होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू तो E1 की होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन की बात आ जाए तो आई कैप लगा दीजिए, अगर आई कैप लगा दी तो वेक्टर भी लगा दीजिए, वेक्टर नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है। अब माइनस की वजह से ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर अंदर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर है। तो E2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर, ऐसे। ठीक है, एस पॉइंट, ये एस पॉइंट को यहां तो E2 भी कितना हो गया, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या हो गई आई कैप, ये भी आई के डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो एवरेज है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट फाई ई नेट ई नेट कितना हो गया E1 प्लस E2। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी आई के, दोनों की। तो एक था बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा भी था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो ये हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ई। वेक्टर भी लगा देता हूं, ये क्या था आई कैप, ये क्या है आई कैप। इधर आया था 0, इधर कितना आया था 0। तो अब आपको ये हो गया कि आउटसाइड प्लेट्स 0 होता है, इनसाइड प्लेट कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर दो सेम मैग्नीट्यूड वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली दो प्लेट्स हों और उनके ऊपर अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और बाहर 0। ये सेम कॉम्बिनेशन बेटा हम कैपेसिटर में यूज करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट काफी यूज होगा, चार्ज कितना स्टोर होगा क्या होगा ये सब तो हम कुछ समय पढ़ेंगे, पर याद रखिएगा सेम यही वहां यूज होगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यूज इन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगला चैप्टर आने वाला है, बस ये चैप्टर जस्ट कंप्लीट होने पर ही है। तो यूज इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका कंक्लूजन अभी थोड़ी देर में चाहूं तो लिख देता हूं। इसका कंक्लूजन आप चाहे याद करें तो लिख देता हूं। चलिए, तो इसके लिए लिख देता हूं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट outer point
इज 0 एंड इनर पॉइंट, इनर लिख देता हूं बेटा बिटवीन को, एंड इनर पॉइंट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर अपोजिट चार्ज डेंसिटी, सरफेस अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लेट, लार्ज प्लेट्स, लार्ज लिख देता हूं, लार्ज प्लेट्स। तो इनके आउटर पॉइंटों पर 0 होता है, इनर पॉइंटों पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है फॉर अपोजिट एंड सेम, अपोजिट एंड, एक बात और लिखनी अच्छी चीज है, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड बेटा, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये लिखना भी जरूरी है। इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो, अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो। अगर इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं हुई तो फिर बेटा 0 नहीं हो पाए, है ना। तो इसलिए मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इस बात को याद रखना है। इसमें बेटा एक केस में एक्स्ट्रा ले लेता हूं, ये तो क्वेश्चन बात के लिए ये 1.24 कंप्लीट हो गया। पर बेटा इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सिर्फ कैपेसिटर में यूज नहीं होगा, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में आया। देखिए बेटा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, यहाँ पर अपोजिट थी, अभी मैं प्लस लेकर दोनों का कर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो क्या होगा? अगर प्लस हो तो भी सेम रिजल्ट होगा, माइनस हो दोनों तो भी, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो अगर ऐसे ले, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी भी प्लस सिग्मा, ओके बेटा, और इसकी भी प्लस सिग्मा, तब क्या होगा? तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं बेटा। देखिए यहां कोई पॉइंट ले लिया P, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर E1, ओके, और वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। इसको अगर आप कहना चाहें तो माइनस आई डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम यही फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। ये भी प्लस है, प्लस की वजह से किधर होगा? बाहर की ओर, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऐसे। E2 भी क्या होगा? इस P को यहां, तो E2 भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और किस डायरेक्शन में? आई डायरेक्शन, माइनस आई डायरेक्शन, क्योंकि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहां 0 आया था पर यहां पर आएगा, और कितना आएगा? E नेट बराबर सिग्मा अपॉन, दोनों ऐड हो जाएंगे, और किस डायरेक्शन में आएगा? माइनस, इस डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहां होता, ये को Q पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई Q पॉइंट है, ये P था, ये R था, कौन सा पॉइंट है? R पॉइंट है। फिर सेम वही रहेगा, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट की वजह से इधर, ये E2 होगा, E2 कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन आई के, कौन सी होगी? आई के, E2 की वजह से आउटवर्ड होता है ना, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, तो E1 भी इधर ही होगा। E1 कितना होगा? E1 होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन फिर से सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो 5 E नेट, अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हाफ कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका उल्टा हो गया, पहले 0 आ रहा था अगर अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पर यहाँ 0 नहीं आया, मैग्नीट्यूड आ रहा है, और वो मैग्नीट्यूड आ रहा है जो कि बिटवीन में आया था। चलिए अब इसके बिटवीन देखते हैं, ये बिटवीन कोई पॉइंट S ले लिया, ये S पॉइंट ले लिया, देखिए बेटा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की, कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन,
डायरेक्शन आई। ठीक है, अब सेकंड प्लेट की वजह से इधर, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, ये E2 हो गया। ये कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में होगा माइनस आई। वैसे भी समझ गए आप अपोजिट डायरेक्शन में है तो अंदर नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो E नेट बराबर 0। तो इसी का सेम ही अपोजिट रिजल्ट आ गया कि फॉर अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी लार्ज प्लेट। अगर इसके लिए लिखा जाए तो इसी बात को ऐसे लिख देता हूं, यहां पर इससे आगे लिखेगा हैं, या यहां लिख देते हैं फॉर सेम सरफेस, फॉर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस फॉर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इक्वल मैग्नीट्यूड इज वाइस वर्सा। आप समझ बना लीजिएगा इसका सेंटेंस। जो भी इसका रिजल्ट आएगा सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इसका अपोजिट है। ठीक है, यानी इसमें आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनर रीजन में 0 होगा अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की है। सेम, ठीक है, प्लस क्यू। देखिएगा अगर ये प्लस की जगह माइनस होता रिजल्ट यही रहते, बस ये जो डायरेक्शन थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की ये चेंज हो जाती। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटवर्ड आ रहा, अगर ये माइनस होती तो ये भी इनवर्ड है, ऐसे ये आउटवर्ड आ रहा इनवर्ड हो जाता, अंदर 0 जाता। अगर ये प्लस की जगह क्या होता माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।